हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। एग्रीकल्चर बच्चों, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, ये 12th एग्रीकल्चर की ये क्लास है जिसमें चैप्टर नंबर 6 लेकर मैं आया हूं पशुपालन का। और चैप्टर का नाम है पशुओं की जांच, यानी एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल या एनिमल एग्जामिनेशन। बच्चों, पशुओं की जांच ये चैप्टर न्यू ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर 4 नंबर का पूछा जा रहा है, और जिसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा वो 4 नंबर का। यानी आपको पता है कि आपके पेपर में सिर्फ एक ही प्रश्न 4 नंबर का पूछा जा रहा है, और वो इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पता लग सके किस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार से चैप्टर को क्लियर करूंगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में। चैप्टर बहुत अच्छा है, कोशिश कीजिएगा कि एक चैप्टर इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। कोशिश का मैं तो आपको पता ही है कि हर एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग अच्छी प्रकार से नोटिस भी कर रहे होंगे। ठीक है। और नोट्स आप तैयार करते रहिएगा, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिएगा। कहीं भी किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कोई समस्या आती है, तो बेफिक्र होकर वो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन, या कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपनी समस्या का निराकरण पा सकता है। ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों, यदि आपको हमारे एग्रोटेक स्टडी ग्रुप में जुड़ना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से लिंक पर जुड़ सकते हैं। आप लोग लिंक दे रखी होती है। ठीक है ना। यदि आपको किसी को नोट्स वगैरह अगर ज़रूरत है तो भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी है पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, पशुओं की जांच से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पशुओं की जांच होती क्या है, पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद उद्देश्य की बात करेंगे। देखिए, पशुओं की जांच के अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है या उन चीज़ों का पता लगाया जाता है कि पशु में कौन से गुण तथा कौन कौन से अवगुण हैं, जिससे उनसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। देखो, पशुओं की जांच जो की जा रही है वो पशु की जांच एक्चुअल के कर रहे हैं। हम लोग इस बात का पता लगाते हैं पशु की जांच में कि पशु में कौन कौन से तो गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, कौन सी पशु के अंतर्गत पशु में अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी बुरी चीज़ें हैं। क्योंकि बुरी चीज़ों को पता चल गया तो उनको हम रिमूव करके अच्छे गुणों उसमें प्रवेश कराएं, कैसे भी करके, जिससे हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या है, जिनसे उनसे अधिक उत्पादन लिया जा सके। ठीक है ना। ये पशु की जांच होती है। एक्चुअल डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। एक वर्ड याद रखना है, गुण का और अवगुण का। ठीक है। अब उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य क्या है वो भी मैं आपको साथ में क्लियर करता चलूँगा। सबसे पहला उद्देश्य देखिए, पशु की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना। भैया, हम पशु जांच क्यों करते हैं? पशु की जांच इसलिए करते हैं कि उनकी स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए। पशु की किसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए? स्वास्थ्य की, कि उनको भाई कोई बीमार तो नहीं है किसी प्रकार से। ठीक है ना। तो हम उसकी जांच से इस बात का पता लगाने के लिए हमारा उद्देश्य होता है पशु की जांच का पहला उद्देश्य होता है कि उसकी स्वास्थ्य की जानकारी मिल जाए हमें। किसकी जानकारी? स्वास्थ्य की। दूसरी है पशु की उम्र की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? पशु की उम्र की जानकारी, कि पशु की उम्र कितनी है। तो उम्र की जानकारी हम प्राप्त कई विधियों से करते हैं, जैसे खुरों को देख करके, सींगों को छल्ले देख करके, दांतों को देख करके, ठीक है ना, रिकॉर्ड देख करके। तो 3-4 जो विधियां होती है इनके द्वारा हम लोग जो है ना पशुओं की उम्र ज्ञात भी कर सकते हैं। पशु की उम्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पशुओं की जांच करते हैं। ठीक है ना। दूसरा उद्देश्य क्लियर हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे उद्देश्य की। तीसरा उद्देश्य है पशुओं के रोगों की जानकारी प्राप्त करना। जी हाँ, तीसरा हमारा उद्देश्य क्या है? पशुओं की रोगों की जानकारी प्राप्त। पशु में किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, यदि रोग है तो किसके द्वारा हो रहा है, उसका उपाय क्या है, रोकथाम क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है ना। तो पशुओं के रोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पशु की जांच करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा। चौथा पॉइंट है पशु की नस्ल की जानकारी प्राप्त करना। पशु कौन सी नस्ल का है? आपको पता है कि कई प्रकार की नस्लें पशुओं की रहती हैं आपकी। तो पशु की नस्ल कौन सी है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग पशु की जांच करते हैं, एनिमल एग्जामिनेशन करते हैं। पांचवा है पशुओं का आहार निश्चित करना। जी हाँ, पशु कैसा है, जब उसकी बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है तो उसे आहार में क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितना निश्चित करना है, वज़न कितना है उसका। क्योंकि जो भोजन होता है
आपको पता ही होगा कि आदर्श राशन पशु के वजन के अनुसार, उसके भार के अनुसार देते हैं। तो पशु के आहार निश्चित करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इस चीज़ का हम पता किस में लगाते हैं, पशु की जांच में। पशुओं के उत्पादन की जानकारी प्राप्त करना, जी हाँ, पशुओं की जांच का जो छठवां उद्देश्य है वो ये है कि पशुओं के उत्पादन की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम पशु की जांच करते हैं, ठीक है ना। तो पशु कितना प्रोडक्शन देता है, उसमें कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, इन सभी चीज़ों का जो भी, जैसे भेड़ है तो कितनी ऊन मिल सकती है उससे, ऊन किस क्वालिटी की है, इन सब चीज़ों का। अब गाय भैंस से तो हम दूध की उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पशु की जाँच के द्वारा। सातवां, पशु की जवानी एवं बुढ़ापे की जानकारी प्राप्त करना। जी हाँ, पशु की जांच से हमारा पशु की जांच का जो उद्देश्य है वो ये है कि जवानी एवं बुढ़ापे की जानकारी भी प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे उद्देश्य हैं, 6-7 बता दिए। 4 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो कम से कम आपको 4, 5, 6 तो याद होना ही चाहिए। बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल है। और आने वाला क्वेश्चन इसी आधार पर है। उद्देश्य अगर आपको याद है तो आने वाला जो प्रश्न है उसका आंसर आप बिल्कुल इजी प्रकार से दे पाओगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पशुओं की जांच का महत्व लिखिए। पशु की जांच का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल एग्जामिनेशन। पशु की जांच का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, पशुओं की नस्ल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखो, पशुओं की जांच का महत्व यह है कि पशु की किसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, नस्ल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। वहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, पशु की नस्ल की जानकारी प्राप्त करना, यहाँ पे क्या हो जाती है, क्योंकि ये महत्व है, ये क्या है, इम्पोर्टेंस है। बस पीछे क्या लगा जाना है, प्राप्त हो जाती है, हो जाता है, बस इतना आपको याद रखना। पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है। सही बात है, पशु जांच से क्या हो जाता है, इसका महत्व क्या है पशु जांच का, कि पशु की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि पशु बीमार तो नहीं है। पशुओं के उत्पादन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बहुत अच्छा है, आपके पॉइंट है, सेम टू सेम वही पॉइंट है, सिर्फ पीछे थोड़ा सा चेंज किया है, वो देख लीजिए। पशु के उत्पादन की जानकारी प्राप्त हो जाती है और पशुओं की उम्र की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि पशु की उम्र क्या है इस समय, और पशुओं के रोगों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे, यदि आपने उद्देश्य पढ़े होंगे तो इस प्रश्न में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि उद्देश्य जो है उसमें आपको पीछे याद रखना है, पशु की नस्ल की जानकारी प्राप्त करना, पशु के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना, पशु के उत्पादन की जानकारी प्राप्त करना, और जो महत्व में क्या लिखना है कि क्योंकि वो महत्व है, वो उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब आप इसलिए कर रहे हो ये सब चीज़ें, लेकिन महत्व में क्या, वो सब चीज़ें हमको प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये महत्व है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसका क्वेश्चन बड़ी अच्छी प्रकार से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ ही पूरे क्वेश्चन का आंसर बदल के रख देती है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको विशेष याद रखना होगा। तो पशु की जांच का क्या महत्व है, उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छी प्रकार से आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छी गाय या भैंस के लक्षण लिखिए। देखो, अच्छी की जगह उत्तम भी पूछ सकता है, उत्तम गाय या भैंस के लक्षण। डायरेक्टली ऐसे पूछा, एक दुधारू गाय के लक्षण लिखिए या दुधारू भैंस के लक्षण लिखिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, आंसर आपको किस प्रकार देना है वो मैं आपको पूरी अच्छी प्रकार से क्लियर करूंगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। उत्तम भैंस के लक्षण लिखिए या उत्तम बकरी के लक्षण लिखिए, किसी भी पशु के पूछ लिए जाएँ तो आपको आंसर इसी प्रकार से देना होगा। समझ में आ रहा है ना। गाय भैंस में से किसी का भी पूछ सकता है, आप जो पूछ रहा है एग्जामिनर उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ना उसका आंसर देना होगा। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। चलिए अब इनको जान लीजिए, अच्छी गाय या उत्तम गाय या भैंस के लक्षण क्या होते हैं, अच्छी प्रकार से इसको समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, पशु का शरीर त्रिभुजाकार होना चाहिए। पशु का शरीर कैसा होना चाहिए, जो एक उत्तम पशु होता है, जो एक अच्छी गाय या भैंस होती है ना, उसका शरीर कैसा होना चाहिए, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के जैसा, ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब पीछे से चौड़ा और आगे से सकरा, इस प्रकार से आपका पशु होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, पशु नस्ल के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। पशु जो भी है उत्तम होना चाहिए, उत्तम है तो नस्ल के अनुसार वह शुद्ध होना चाहिए। नस्ल के अनुसार का मतलब क्या होता है, जो भी ब्रीड है, जैसे साहिवाल नस्ल है तो उसमें किसी दूसरे नस्ल के लक्षण नहीं होना चाहिए। मतलब साहिवाल है तो प्योर साहिवाल होना चाहिए, तो ही वह उत्तम पशु है, अन्यथा नहीं। अगर किसी दूसरे पशु के लक्षण आ गए, और दूसरे पशु के लक्षण कैसे आ सकते हैं आपको मालूम है, प्रजनन के समय यदि दूसरे बुल के द्वारा उसको
प्रजनित कराया और फिर दूसरे से और करा लिया तो कहीं ना कहीं वो नस्ल जो है ना बिगड़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? जो जनरेशन आएगी वो बिगड़ी हुई कि उसमें दो नस्लों के आपके क्या आ गए, लक्षण आ गए। इसलिए तो हमेशा जो उत्तम पशु होता है उसका ये लक्षण होना चाहिए कि भाई नस्ल के अनुसार कैसा हो, शुद्ध होना चाहिए। क्लियर। तीसरा उत्तम गाय या उत्तम भैंस का लक्षण है कि जो पशु है उसका ऐन विकसित एवं उस पर टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध स्राव होना चाहिए। एक दुधारू पशु का जो मुख्य लक्षण होता है तो यही होता है। एक दूध देने वाली गाय या दूध देने वाली भैंस के अगर लक्षण पूछें तो आपको इस पॉइंट को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। पशु का ऐन विकसित, ऐन तो सब लोग जानते हैं अडर जिसमें थन लगे रहते हैं, तो वो विकसित होना चाहिए। विकसित मतलब बड़ा होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए। और उस पर टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध स्राव होना चाहिए। आपने देखो दुग्ध स्राव का मतलब जो नसें आपको दिखाई देती हैं दूर से ऐसी उभरी हुई होती हैं, उभरी मतलब ऊपर के, टेढ़ी मेढ़ी होना चाहिए, जिगजैग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पशु का ऐन विकसित एवं उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध स्राव पशु के ऐन पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है बच्चों, पशु की त्वचा मुलायम होना चाहिए। पशु की त्वचा कैसी होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए स्किन, ठीक है ना। और पशु का स्वभाव शांत होना चाहिए। एक शांत स्वभाव का पशु ही लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने आप में वही आपका एक उत्तम पशु कहलाएगा जिसका स्वभाव शांत हो। यदि कोई पशु है दूध तो अच्छा देता है लेकिन मारता है, व्यक्ति उसके पास में नहीं जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका ये अवगुण है, गुण नहीं माना जाएगा, उसका एक अच्छा लक्षण नहीं मान सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव शांत नहीं है। स्वभाव उसका कैसा है, स्वभाव उसका एंग्री हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही चीज़, पशु रोग रहित होना चाहिए। पशु कैसा होना चाहिए, रोग रहित, मतलब उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो ये एक उत्तम पशु के क्या लक्षण होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, ऋतुमयी गाय या भैंस के लक्षण लिखिए। गाय या भैंस के लक्षण लिखिए। गाय बोलो या भैंस, किसी को भी पूछ ले जा सकते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऋतुमयी का मतलब क्या है। देखो ऋतुमयी का मतलब होता है गाय जब मध्यकाल में आती है, मध्यकाल बोले तो हीट पीरियड, जब वह पीरियड में आती है, आपको पता होगा कि गाय में जो मध्यकाल आता है हर 20 से 21 दिन में वो रिवाइज होता है। 20 से 21 दिन में फिर दोबारा से आता है। ये मंथली, हर मंथली चलता रहता। मंथली का मतलब हर 21 दिन में आ रहा है तो एक महीना कहाँ पूरा हुआ। तो इसी प्रकार से उसको हीट पीरियड बोला जाता है। पीरियड पर आती है गाय, तो उस समय जब पीरियड पर रहती है तो उसको हम ऋतुमयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतुमयी। तो उस समय उसके क्या लक्षण हमको दिखाई देते हैं, क्या लक्षण उसके होते हैं? सबसे पहला लक्षण ये है कि गाय जो होती है ना वो चारा दाना खाना बंद कर देती है। सबसे पहला लक्षण यही है कि जो गाय होती है, जो भी पशु होता है, वह चारा दाना खाना बंद कर देता है। चारा कम खाता है, दाना भी कम खाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा है गाय बेचैन दिखाई देती है। गाय कैसे दिखाई देती है? ऐसा फील होता है बेचैन है वो, है ना, क्योंकि बार बार उठती है बैठती है ना, तो उसका वो बेचैन हमको दिखाई देती है जनरली। गाय जो होती है आपकी, गाय नहीं, इसको गाय कर लीजिए, क्या लिख दिया। गाय दूसरे पशुओं पर चढ़ने का प्रयास भी करती है। जी हाँ, पशु जब ऋतु में मतलब हीट पीरियड में आता है ना, जो भी गाय है वो दूसरे पशुओं पर चढ़ने का प्रयास करता है। दूसरे पशु चाहे वो आपका वुल हो या आपकी और अनादर जो भी काव हो, तो उस पर चढ़ने का प्रयास करती है। ये दूसरा लक्षण हुआ। तीसरा लक्षण भी क्लियर हुआ। चौथा लक्षण है कि गाय की योनि से चिकना पारदर्शी पदार्थ निकलने लगता है। जब वह मध्यकाल में आती है ना, तो मध्यकाल के समय पशु की योनि से चिकना पारदर्शी पदार्थ एक लिक्विड के रूप में बाहर निकलने लगता है। हीट पीरियड की ये पहचान है, ये लक्षण है, ध्यान रखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर अच्छी प्रकार से हुआ। पांचवा पॉइंट है गाय बार बार रम्हाने भी लगती है। जी हाँ, जब वह हीट पीरियड में रहती है तो रम्हाती भी है, और रम्हाती तब ज़्यादा है तब वह प्रजनन के लिए तैयार हो, प्रजनन के लिए जब प्रजनन कराते हैं तब ये स्थिति पैदा होती है ना। गाय खूंटी के चारों ओर चक्कर भी काटने लगती है। जी हाँ बच्चों, गाय जहाँ पर बंध रही है
जो जिस लकड़ी से बंधी होती है उसको खूंटा बोलते हैं। तो जब वो हीट पीरियड में रहती है जनरली, तो वो उसके चारों ओर चक्कर भी काटने लगती है, चारों ओर चक्कर भी लगाने लगती है। तो एक पीरियड में आने वाली गाय या भैंस, देखो अगर भैंस पूछा जाए तो भैंस की भी सेम टू सेम वही लक्षण होंगे, कोई अलग नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग जो एक ऋतुमयी गाय के या भैंस के क्या लक्षण होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन को लेकर। चौथा क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है गर्भवती गाय या भैंस के लक्षण लिखिए। गर्भवती मतलब जब गर्भ धारण कर ले गाय या भैंस, तो उसके क्या लक्षण हमको दिखाई देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। गर्भवती गाय या भैंस के लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखो गाय की बात करें तो हम गाय ही लिख देते हैं, भैंस के पूछे तो आप लोग एग्जाम में भैंस लिखे ना, नो प्रॉब्लम। तो गाय का स्वभाव शांत हो जाता है। जब भी गाय गर्भित हो जाती है, गर्भित होने के बाद तो उसका स्वभाव जो होता है ना बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने आप को वो ना शांत रखती है बिल्कुल गर्भित होने के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गाय पुनः मध्यकाल में नहीं आती है। अगर गाय प्रेग्नेंट हो चुकी है, काव जो है या भैंस जो भी है, अगर वह गर्भित हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वह हीट पीरियड में नहीं आएगी जब तक बछड़ा पैदा नहीं हो जाता तब तक। मेन लक्षण तो यही है, प्रेगनेंसी की पहचान यही है, गाय हो भैंस हो कोई भी हो, कि वो हीट पीरियड में नहीं आएगी, मतलब मध्यकाल में नहीं आती है। गाय का वजन बढ़ने लगता है। सही बात है, जब पेट में बछड़ा जो भी रहता है, बछिया बछड़ा, तो उसका साइज बढ़ेगा तो पेट का भी आकार बढ़ने लगता है, पेट का भी वजन बढ़ने लगता है, और गाय का ऐन भी विकसित होने लगता है। जो गाय है आपकी, उसका जो ऐन होता है, ऐन मैंने बता दिया जिसमें थन लगे रहते हैं, वो भी बड़ा होने लगता है, मतलब उसका भी विकास विकसित होने लग सकता है, विकसित होने लगता है। 5वां पॉइंट है गाय के पेट का आकार भी बढ़ने लगता है। गाय के पेट का आकार भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे है 5 माह बाद गाय के पेट में बछड़ा भी हिलने लगता है। जी हाँ बच्चों, यदि हम लोग देखें 5 माह बाद, गर्भित होने के 5 माह बाद, प्रजनन होने के 5 माह बाद यदि हम लोग देखते हैं तो गाय के पेट में जो बछड़ा होता है वो भी हिलने लगता है। ठीक है, तो आपने देखे गर्भवती गाय या भैंस के क्या लक्षण होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से पल्ले पड़ गए होंगे, समझ में आपको अच्छी प्रकार से आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गाय या भैंस के वत्स जनन के लक्षण लिखिए। वत्स जनन मतलब जब गाय ब्याती है तो ब्याते समय उससे क्या क्या लक्षण गाय भैंस के दिखाई देते हैं वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। गाय या भैंस के वत्स जनन के लक्षण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, गाय के थनों में खीस उतर आता है। मतलब जब गाय ब्याती है ना बच्चों, तो ब्याह समय उनके थन जो होते हैं, थनों में खीस उतर आता है। खीस जानते हैं कि नहीं, इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं इंग्लिश में। और खीस का मतलब होता है जो शुरुआत का, जब गाय ब्याती है तो उसका जो पीला दूध निकलता है, गाढ़ा पीला, उसको खीस कहते हैं। तो ब्याते समय उसके थनों में खीस उतर आता है। दूसरा है गाय का स्वभाव शांत हो जाता है। सिंपल सा पॉइंट है, आपने उधर भी पढ़ा था कि गाय का स्वभाव शांत हो जाता है। दूसरा है गाय की योनि से चिकना पारदर्शी पदार्थ निकलने लगता है। जी हाँ बच्चों, जब गाय ब्याती है तो ब्याते समय उसकी योनि से चिकना पारदर्शी पदार्थ निकलना प्रारंभ हो जाता है, लिक्विड आपका जो चिकना होता है। गाय के पुट्ठे, पीछे जो पुट्ठे होते हैं वो नीचे धंस जाते हैं नीचे की ओर। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है गाय बार बार उठती बैठती है। जी हाँ, जब उसको दर्द होता है, जब दर्द उठता है तो क्या होता है, गाय बार बार उठती है, बैठती भी है, जीभ को बार बार बाहर भी निकालती है, क्योंकि उसको पेट में प्रसूति दर्द होता है, और गाय को प्रसूति दर्द भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो गाय या भैंस जो भी है, जब वत्स जनन होता है, जब भी बछड़े को जन्म देती है, तो उसके क्या क्या लक्षण हमको दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, वो सिंपल पॉइंट है, चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। उत्तम बैल के लक्षण लिखिए। एक उत्तम बैल जो होता है ना, बैल जानते हो ना आप लोग, अच्छा या उत्तम बैल। देखो बैल और सांड दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। बैल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, खेत में जुताई करने के लिए, और जो सांड यानी बुल होता है ना, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है,
प्रजनन के लिए जाता है, गायों को गर्भित कराने के लिए किया जाता है। तो विशेष अंतर है, इसलिए याद रखें। आगे सांड के लक्षण भी बताऊंगा, पहले आप बैल के देख लीजिए। तो बैल नस्ल के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। बैल नस्ल के अनुसार कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। मतलब किसी भी गाय मतलब स्पेशल किसी नस्ल का है तो वही होना चाहिए, किसी दूसरे का उसमें मिक्सर नहीं होना चाहिए। बैल का अगला जो हिस्सा है या अगला भाग है वो भारी होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि बैल के जो गर्दन होती है उस पर जुआ रखा जाता है जब भी वो जुताई बुवाई के लिए काम करता है बैल, तो इसलिए अगला भाग है वो मजबूत होना चाहिए या भारी होना चाहिए जिससे उस जुआ को सहन कर सके। बैल का कूबड़ ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। कूबड़ हम्प बोलते हैं इंग्लिश में। कूबड़ जो होता है ना, कंधा जो ऊपर के लिए उठा हुआ होता है उसको कूबड़ बोला जाता है। वो यदि उठा हुआ है ऊपर के लिए बड़ा है तो कहीं ना कहीं उसमें ताकत ज़्यादा होती है। बैल का गलकम्बल भी भारी होना चाहिए। गलकम्बल इसको ड्यूलैप बोलते हैं इंग्लिश में। ड्यूलैप जो नीचे आपने देखा होगा गले के नीचे एक झल्लर टाइप में लटकी रहती है, सिलवटें रहती हैं उसमें, तो वो गलकम्बल होता है। वो एक अच्छे बैल में, एक उत्तम बैल में वो उसका भारी होना चाहिए। और बैल जो है वो रोग रहित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के रोग नहीं होना चाहिए। बैल में किसी प्रकार के रोग नहीं होना चाहिए। बैल की टांगें मजबूत होना चाहिए। जो टांगें हैं वो कैसी होना चाहिए? मजबूत। क्योंकि आपको पता है टांगों से ही मतलब पैरों से ही काम करता है पूरा। 1 हेक्टेयर खेत की जुताई करने के लिए लगभग एक बैल को 65 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाके उस खेत की जुताई होती है। सोचिए आप लोग, 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा होता है, तो 4 बीघा की जुताई करने के लिए किसी भी बैल को 65 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाके वो उस खेत की जुताई पूरी अच्छी प्रकार से कर पाता है। तो आपने पढ़ा एक उत्तम बैल या अच्छे बैल के क्या लक्षण होते हैं, सभी को बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे या उत्तम सांड के लक्षण लिखिए। तो सांड और बैल में अंतर मैंने बता दिया है आपको कि जो प्रजनन के लिए प्रयोग किया जाता हो वह सांड होता है, जिसका उपयोग खेत की जुताई करने के लिए किया जाता हो वो बैल होता है। तो एक अच्छे सांड में क्या लक्षण होना चाहिए वो आपको बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रखें आप लोग। देखो एक लक्षण और बता ऐसा चाहिए, एक आपको अंतर बताता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बैल होता है ना वो बधियाकृत होता है, कैस्ट्रेट होता है, जबकि सांड नहीं होता है। जो बैल होता है ना, बैल अभी बताया आपको लक्षण जस्ट अभी 1 मिनट पहले, तो बैल गायों को प्रजनित नहीं कर सकता, गर्भित नहीं करा सकता, क्योंकि उसको वधियाकरण किया जाता है इसलिए। ठीक है, बात करते हैं अच्छे बैल उत्तम सांड के लक्षण। सांड नस्ल के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। ये वाला पॉइंट अपन बैल में भी पढ़ रहे थे, गाय में भी पढ़ा अपन ने, कि जो भी है वो नस्ल के अनुसार शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध होगा तभी उसमें अच्छे लक्षण होंगे, तभी वह उत्तम कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छे या उत्तम, तभी उसको हम लोग उत्तम कह सकते हैं। सांड का पिछला हिस्सा भारी होना चाहिए। जब भी वह प्रजनन करता है तो आपको पता है कि पिछले पैरों पर वजन ज़्यादा आता है, इसलिए पीछे का जो हिस्सा है जनरली वह भारी होना चाहिए। अगला हिस्सा जो है वो कैसा होना चाहिए, आपका थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, जिससे वो गायों को प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर सके। सांड रोग रहित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की बीमारी से वह ग्रसित नहीं होना चाहिए। सांड के पैर मजबूत होना चाहिए, सही बात है। पिछले पैर तो और अच्छे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उन पर वजन आता है पूरे शरीर का, इसलिए पिछले पैर उसके मजबूत होना चाहिए। 5वां पॉइंट है सांड का मुतान चुस्त होना चाहिए। मुतान होता है जनरली वो कैसा होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए। तो आपने देखा एक उत्तम सांड या अच्छे सांड के जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। गर्भवती गाय की देखभाल किस प्रकार करना चाहिए। जब गाय गर्भित होती है, जब उसके पेट में बछड़ा रहता है, तो उस समय हमें उसकी क्या केयरिंग करना चाहिए, कैसे केयर करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं, उसको समझिएगा।
गाय को दूर चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए। जी हाँ, गाय को दूर चारागाह यदि दूर है तो वहाँ पर चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि दूर यदि चरा और वहाँ पर यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो देखभाल कैसे होगी। तो इसलिए उसको ज़्यादा दूर चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए। दूसरा है, गाय को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए। इसलिए कर देना चाहिए अन्य पशु से कि उसको जो है कोई मार ना ले, उसको कोई चोट ना पहुंचा दे। तो दूसरे बात को अपन को याद रखना है कि जो भी गाय गर्भित है तो उसको अन्य पशुओं से अलग इसलिए कर देना चाहिए जिससे वह उसमें किसी प्रकार के नुकसान ना हो, वह गिरे उठे नहीं, कोई मार ना ले दूसरे पशु। इसलिए गाय को डराना धमकाना नहीं चाहिए। कई बार देखते हैं हम लोग कि गाय डर जाती है, कोई अगर धमका देता है तो कहीं ना कहीं वो डर जाती है, जिससे डराने धमकाने से कई बार उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए गर्भित गाय को कभी भी डराना एवं धमकाना नहीं चाहिए। गाय को संतुलित भोजन एवं स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। जी हाँ, गाय को संतुलित भोजन, संतुलित का मतलब ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हों, जो उस पर गाय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो पोषण संबंधी, ऐसा उसको भोजन देना चाहिए, ऐसा उसको राशन देना चाहिए। और स्वच्छ पानी, क्लीन जो वाटर है उसको पिलाना चाहिए, गंदा पानी उसको नहीं पिलाना चाहिए। ये केयरिंग है आपकी एक प्रेग्नेंट काऊ के, आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, गाय को नमक खिलाना चाहिए। गाय को खिलाना चाहिए नमक, आयोडीन खिलाना चाहिए, जिससे जो बछड़ा है वो तंदुरुस्त पैदा हो। इसलिए गाय को हमेशा थोड़ी थोड़ी मात्रा में 50-60 ग्राम पर डे नमक भी खिलाना चाहिए। गाय यदि दूध देती है तो 2 माह पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। सही बात है, कोई भी गाय यदि दूध देती है तो गाय के 2 महीना ब्याने से पहले ही उसका दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि दूध यदि समय तक 2 महीने के, वैसे तो अपन देखते हैं 6-6 महीने पहले ही दूध निकालना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के अनुसार गाय को अगर दूध देती है तो ब्याने से 2 माह पहले ही दूध बंद किया जाता है निकालना, ठीक है। तो किस प्रकार से हम लोग देखभाल करेंगे गर्भवती गाय या भैंस की, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, उत्तम पशु चयनकर्ता या निर्णायक के गुण लिखिए। एक उत्तम पशु चयनकर्ता में कौन कौन से गुण होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए। एक उत्तम पशु चयनकर्ता जो होता है, एक अच्छा पशुपालन करता भी कह सकते हैं, निर्णायक भी उसको बोला जा सकता है, तो उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। सबसे पहले है कि उसमें निम्न गुण होना चाहिए। नंबर 1, जो निर्णायक है या चयन करता है उसे पशुपालन में रुचि होना चाहिए। उसे पशुपालन में क्या होना चाहिए, रुचि यानी इंटरेस्ट होना चाहिए। जो पशु का चयन करता है, पशु मतलब एक अच्छा पशु, क्या क्या अच्छे पशु में लक्षण होना चाहिए। यदि उनका कोई चयन कर रहा है एक पशु को, 10 पशु हैं, 10 में से उनको एक छांटना है, तो जो छांटने वाला व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कौन से गुण होना चाहिए, उसको निर्णायक या चयनकर्ता बोला जाता है, ध्यान रखें। तो पहला है पशुपालन में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, वही चयन कर सकता है, एक अच्छे पशु की पहचान कर सकता है। दूसरा है निर्णायक को पशु की शारीरिक बनावट का पता होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, जो भी चयन करता है, जो निर्णायक है, उसे पशु की शारीरिक बनावट के बारे में जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी वह एक अच्छे पशु को छांट सकता है कि उसके लक्षण ये हैं। निर्णायक को पशु के नस्ल की जानकारी होना चाहिए। जी हाँ, देख कर ही वह बता दे कि ये गाय या जो भी भैंस है ये इस नस्ल की है, तो उसे नस्ल की जानकारी भी होना चाहिए। निर्णायक जो होता है वो चुस्त होना चाहिए और फुर्तीला भी होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग। जो निर्णायक है एक अच्छे गाय या भैंस को चुनेगा तो वह चुस्त होना चाहिए और फुर्तीला होना चाहिए। निर्णायक को पशुओं के रोगों की जानकारी भी होना चाहिए कि पशु में कौन से रोग लगते हैं, और एक अस्वस्थ पशु की पहचान वो आसानी से कर सके। तो इस प्रकार के गुण एक अच्छे चयनकर्ता या अच्छे निर्णायक में होना चाहिए। निर्णायक योग्य एवं अनुभवी भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा फोकट का ही हो कोई। योग्य भी होना चाहिए और उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस होल्डर एक अच्छा चयनकर्ता, एक अच्छा सिलेक्टर कहलाता है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तम पशु चयनकर्ता निर्णायक के गुण कौन कौन से होते हैं, सभी अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। बैल का गुणांकन पत्र तैयार कीजिए। तो बैल में देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, गुणांकन पत्र को हम लोग स्कोर कार्ड भी कहते हैं। और स्कोर कार्ड क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। स्कोर कार्ड पशु का तैयार किया जाता है जिसमें पशु के अंगों को अंक दिए जाते हैं, अंक देते हैं और एक चयनकर्ता ही अंक देता है। तो जब गुणांकन पत्र या स्कोर कार्ड तैयार करते हैं तो टोटल जो अंक होते हैं उनका योग कितना होता है स्कोर कार्ड में, 100 होता है। जैसे हम बात करें, जैसे एक बैल है तो बैल के सामान्य स्वरूप को कितने अंक दिए गए, 20, सिर व गर्दन को 20, अगले धड़ को 20, पिछले धड़ को भी 20। ठीक है, और कार्य जो करता है एक बैल, कार्य को 5 अंक और शरीर को 15 अंक, टोटल कितने होंगे यदि आप इसको जोड़ोगे तो इसका स्कोर आएगा 100। समझ में आ रहा ना, ये गुणांकन, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और गाय भैंस का और देख लीजिए, गाय भैंस का गुणांकन पत्र सामान्य स्वरूप 30, डेयरी के गुण 20, शरीर की क्षमता 20 और स्तनीय तंत्र 30। ठीक है ना, इसका स्कोर भी आपका कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, तो ये गुणांकन पत्रक भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी सब क्वेश्चन क्लियर होते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को ये चैप्टर बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। कहीं भी किसी छात्र को कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी यदि समस्या होती है तो वो हमारा मोबाइल नंबर 7224002628 पर व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में लिख करके आपकी समस्या का निराकरण आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। और भी अगर कोई भी बच्चा अगर शेयर करता है तो अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।